नमस्कार, ये वीडियो मैं अपने समझ के लिए बनाता हूँ, तो अगर आपको इसी टॉपिक पर और कहीं से बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो वहाँ देखिए। आप यहाँ पे समय अपना ना नष्ट करें, प्लीज़ आपसे निवेदन है। हम शुरुआत करेंगे आज महिला सशक्तिकरण के बारे में, ठीक है? देखिए, महिला सशक्तिकरण क्या होता है और वर्तमान संदर्भ में महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है? पहली चीज़, महिला सशक्तिकरण का क्या पैमाना है? आप कब ये मान लेते हो कि महिला सशक्त हो गई हैं? या महिलाएं कब सशक्त हो गई हैं? आप कौन सा पैमाना यूज करके ये मानते हो कि हाँ, अगर एक महिला के अंदर ये क्षमताएं आ गई हैं या ये इस तरीके के लक्षण हैं या इस तरीके की उपलब्धियां हासिल कर ली है एक महिला ने, तो आप उन्हें एक महिला सशक्तिकरण का की श्रेणी में रख सकते हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं आपको ये समझना पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि ठीक है, नारी सशक्तिकरण क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर ये कॉन्सेप्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो कुछ उदाहरण है, ठीक है। यत्ते नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र तथा फलः क्रिया। नारी न भोग की वस्तु है, न ही माया, वह तो सृष्टि है। नारी पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाती है, महात्मा बन जाता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। अब प्रश्न यहाँ उठता है, श्रद्धा का क्या आशय है? ये शंकर प्रसाद ने ये तो कह दो दिया कि नारी तुम श्रद्धा हो, यानी श्रद्धा का आशय क्या है? योनि नहीं न है नारी, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवशित। द्वंद्व क्षुधित मानव समाज पशु, जग से भी है गर्हित। नर नारी के सहज स्नेह से सूक्ष्म वृत्ति हो विकसित। मित्रंदन पंत का एक कथन। जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, पराधीन सपने हो सुख नाही। नारी नसावे तीन गुण, जो नर पासे हुए, भक्ति मुक्ति नित ध्यान में पठी, सके नहीं कोई। नारी की परिपूर्णता या भारतीय नारी के सशक्त रूप की कल्पना मात्र मिथक है। नारी द्विखंडित व्यक्तित्व का अधिकार है। नारी एवं पुरुष दोनों की सहभागिता समाज को स्वस्थ, स्वच्छ और ठोस बनाती है। हम डूबते हैं, आप तो अध के अंधे कूप में, पर उन्हें देखना चाहिए सती के रूप में। निबंध में पहला भाग 1 में अर्थ परिभाषा पृष्ठभूमि, दूसरा आयाम, तीसरा है सरकार के प्रयास और योजनाओं को शामिल करना। नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। भूमिका कैसे लिखते हैं इसमें देखने की कोशिश करते हैं। नारी सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ उस नारी से है या नारी की उस स्थिति से है जहां वह शिक्षित हो, रोजगार में संलग्न हो, वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो, आत्मनिर्भर हो और स्व-निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। मतलब ये सारी कंडीशंस हैं जो फुलफिल होने पर हम क्या कह देते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है। भारतीय समाज का अतीत नारी के महान मूल्यों की प्रशंसा से भरा पड़ा है। नारी शस्त्र और शास्त्र दोनों पर अधिकार रखती थी। वैदिक काल में सभा तथा वेदत्व में उनकी भागीदारी थी। नारी वेदों की रचना से जुड़ी थी।
आगे आने वाले समय में भारतीय समाज में नारी की अवस्था दयनीय होती गई। वहाँ उसे भोग तथा त्याज्य वस्तु के रूप में देखा जाने लगा। नारी तीन पा पिता, पति और पुत्र के अधीन जीवन जीने को विवश हो गई। उसके सपने में भी सुख की कल्पना नहीं की जा सकती थी। सामंती समाज पितृसत्तात्मक था, जहाँ नारी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। पुरुष को की बनाई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में नारी मात्र साधन थी। पुरुष अपने लिए स्वच्छंद जीवन चाहता था और नारी को सती के रूप में देखना चाहता था। एक ये प्रश्न देखिए आप, पुरुष अपने लिए स्वच्छंद जीवन जीना चाहता था और नारी को सती के रूप में देखना चाहता था। किस तरीके की मानसिकता रही होगी, समझ रहे हैं आप? किस तरीके की पुरुषवादी सत्ता या पितृसत्ता इतनी कुंठित है कि वह अपने स्वार्थ के लिए एक ऐसी आचार संहिता, समाज संहिता कह लो, बनाई कि वो किसी के जीवन को जिंदा जलाने जैसी मानसिकता को भी पोषित करने लगी। आज की व्यवस्था पूंजीवादी, बाजारवादी और उत्तर आधुनिक व्यवस्था है, जहाँ सामंती समाज में नारी भोग की वस्तु थी, वहीं आधुनिक समाज में उपभोग की वस्तु बनकर रह गई है। आज की बाजारवादी और उपभोक्तावादी व्यवस्था में नारी के रूप और सौंदर्य को अधिकतम लाभ के लिए हथियार के तरह प्रयोग किया जा रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि सामंतवादी व्यवस्था में नारी का शोषण हुआ तो बाजारवादी व्यवस्था में नारी का दोहन हुआ है। अब हम नया पैराग्राफ 500 शब्दों में क्या लिखने की कोशिश करेंगे। नारी सशक्तिकरण के दिशा में सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना, सुकन्या एवं समृद्धि, बेटी बचाओ पढ़ाओ, है ना, महिला एवं बाल विकास, जननी सुरक्षा योजना, विविध आयाम में हम निष्कर्ष में लिखेंगे ना। 500 शब्दों में ये हो गया। फिर आगे हम देखेंगे ये कंप्लीटेड यही थे। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। बीच में हम देखेंगे क्या, नारी सशक्तिकरण, सरकारी योजनाओं, वैश्विक संस्थाओं तथा सामुदायिक एवं गैर सरकारी संगठनात्मक प्रयासों के बाद भी नारी सशक्तिकरण पूर्ण रूप से एक मिथकीय कल्पना प्रतीत होती है। आज भी नारी उपेक्षित है। विडंबना यह है कि आज की नारी विभाजित चरित्र का शिकार है। उसे एक तरफ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना, तो दूसरी तरफ उसे पारिवारिक मर्यादा एवं संस्कारों का निर्वाह भी करना होता है। ऐसे में नारी पुरुषों की अपेक्षा अधिक चुनौतियों का सामना करती हैं। विचारकों का मानना है कि नारी और पुरुष के समान अधिकारों तथा जीवन जीने के समान परिवेश उपलब्ध कराकर ही समाज विकसित हो सकता है। नारी सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ संस्कार, विचार आदि के साथ नारी का आत्म उत्थान होता है। भारतीय समाज में नैतिकता का पैमाना पूरी तरह रूढ़िवादी है। यही वजह है कि नारी यातना का शिकार है। नारी जननी जगत की पाल पोष दे पोष, मूरख राम विसार के ताहि लगावत दोष। प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण। प्रकृति एवं मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। मनुष्य एवं प्रकृति पूरक, मनुष्य एवं प्रकृति पूरक है। प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम सबके थे, भूले मद में भूले थे हार, तिरते केवल शब विलासिता के नदन। पीवाई को देखते हैं। प्रश्न क्या है, हम सामाजिक नियमों को बदल सकते हैं किंतु प्राकृतिक नियमों को नहीं बदल सकते। प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। यह प्रकृति परम रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी, शोधक विहीन,
तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कर मलिन। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनके मूल। अतिशय विज्ञानवाद मानव और प्रकृति के लिए घातक है। प्रकृति का नाश मानव के विध्वंस के लिए जिम्मेदार है। प्रकृति सुंदर और भयावह दोनों है। प्रकृति मनुष्य के व्यवहार के अनुरूप आचरण करती है। निबंध की रूपरेखा भाग 1। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। भूमिका में प्रकृति का शाब्दिक अर्थ स्वभाव होता है। नेचर कहते हैं प्राकृतिक आंतरिक भी है और बाह्य भी है। आंतरिक प्रकृति ही मनुष्य का मन है, जबकि बाह्य प्रकृति वातावरण, परिवेश तथा पर्यावरण है। आंतरिक प्रकृति अर्थात मन के दो हिस्से हैं, हृदय और बुद्धि। मन भावुकता और बौद्धिकता का सामंजस्य है। अंतर्द्वंद। आंतरिक प्रकृति का प्रसार बाह्य प्रकृति है। मनुष्य का मन यदि संतुलित होगा तो प्रकृति एवं पर्यावरण में भी संतुलन होगा। प्रकृति एवं मनुष्य का अटूट एवं पूरक संबंध है। प्रकृति प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करती है। मनुष्य का आचरण जैसा होगा, प्रकृति उसी अनुपात में व्यवहार करती है। मनुष्य प्रकृति का संरक्षण करता है तो प्रकृति जीवनदायी होगी, और यदि प्रकृति विध्वंस करता है तो प्रकृति घातक होगी। आज का विज्ञानवाद, बाजारवाद, उत्तर आधुनिक व्यवस्था, यांत्रिक संस्कृति प्रकृति को उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से देख रही है। विज्ञानवाद का मतलब, बाजारवाद का मतलब क्या है, उत्तर आधुनिक व्यवस्था क्या है, ये क्या है, कैसे है। प्रकृति पर्यावरण। आज का अतिशय विज्ञानवाद अपने बाजारवादी तथा उपभोक्तावादी षड्यंत्रों से प्रकृति का अतिशय दोहन कर रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक असंतुलन, भूतापन, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ पंक्तियां हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यह तय है कि अतिशय विज्ञानवाद ने सभ्यता को विकास के चरम तक पहुंचाया, परंतु मानवीय मूल्यों को आहत करके उसे रेगिस्तान भी बनाया। प्रकृति को अतिशय विज्ञानवाद से बचाने के लिए भारतीय और वैश्विक स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं, जो इस तरीके से हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एनपीटी है, टीटीबीटी है, जेनेवा समझौता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, अर्थ समिट है, चिपको आंदोलन है, ये नमामि गंगे, ये सारी चीज़ें हैं। भारत में पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त बनाने की मुहिम चलाना, सुलभ शौचालय। प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन कल्पनातीत है। प्रकृति के सौंदर्य और समृद्धि को मनुष्य अपनी कर्मशीलता से सतत बनाए रख सकता है। प्रकृति की जड़ता को मनुष्य अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से चेतन बना सकता है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद। निष्कर्ष, मनुष्य को एक तरफा वैज्ञानिक प्रगति चाहिए, दूसरी तरफ अनुकूल जलवायु। ऐसे में विज्ञान के मानवीय प्रयोग के द्वारा सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है तथा प्रकृति संतुलन और पर्यावरण संरक्षण का बोध जगाया जा सकता है।
प्रकृति संरक्षण का अर्थ वन्य संपदा, वन्य जीवों और दुर्लभ प्राणियों का भी संरक्षण है। आर्थिक समृद्धि और विकास के से मनुष्य उदार होता जाता है। धर्म तथा दर्शन, सांप्रदायिकता एवं धर्मनिरपेक्षता, इसमें कई सारी चीजें हैं। कुछ पंक्तियां हैं। धर्म का अर्थ, धर्म धृ धातु से बना है जिसका अर्थ दायित्वों को धारण करना है। संविधान में भी मूल कर्तव्यों को पालन की बात की गई है, अर्थात धर्म एवं संविधान दोनों नैतिक दायित्वों के पालन की बात करते हैं। धर्म कुछ और नहीं, सद्गुण आधारित जीवन शैली है। सत्य, न्याय, मानवता, बंधुत्व, त्याग, सेवा, करुणा और परोपकार आदि ही धर्म के आधार हैं। व्यक्ति का धर्म मौलिक और नैतिक कर्तव्य का पालन है। समाज का धर्म मानवता, समता और सहिष्णुता का पालन है। राष्ट्र का धर्म संवैधानिक मूल्यों का पालन करना है। वास्तव में धर्म परोपकार, करुणा, सत्य, क्षमा, सहानुभूति आदि सद्गुणों का नाम है। पंथ, संप्रदाय और साधना। पंथ, संप्रदाय और साधना का शाब्दिक अर्थ मार्ग होता है। यह ईश्वर और मनुष्य को जोड़ने का मार्ग है। अतः यह कहा जा सकता है कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ही पंथ है। अर्थात पंथ या संप्रदाय सकारात्मक शब्द है, जबकि सांप्रदायिकता नकारात्मक है, जो संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। धर्म यदि सद्गुणों का विकास है तो पंथ सद्गुणों के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है। विविध मुद्दे तथा पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न। धर्म तथा दर्शन, सांप्रदायिकता एवं पंथ निरपेक्षता। धर्म सद्गुणों का विकास है और पंथ सद्गुणों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। धर्म और संप्रदाय सकारात्मक शब्द हैं, जबकि यह नकारात्मक। सांप्रदायिकता संकीर्ण संकल्पना है जो धर्म, मानवता और पंथ निरपेक्षता तीनों का विरोधी है। यह उदार राष्ट्रीयता के लिए घातक है। यहाँ तक कि सांप्रदायिकता विश्व बंधुत्व एवं भूमंडलीकरण के लिए भी खतरा है। सांप्रदायिकता स्वयं की जीवन शैली, आराध्य उपासना पद्धति को श्रेष्ठ मानने तथा अन्य को नकारने की प्रक्रिया है। यही वजह है कि भारत की उदार राष्ट्रीयता सांस्कृतिक सापेक्षतावाद की पक्षधर है। सांस्कृतिक सापेक्षता से आशय प्रत्येक देश की संस्कृति तथा जीवन शैली को उसकी नज़र से देखना और सराहना है। भारत का संविधान सांप्रदायिकता विरोधी है। भारत के संविधान में 42वें संविधान के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता को गांधी जी के आदर्शों सर्वोदय और सर्वधर्म समभाव की रक्षा के उद्देश्य से ही शामिल किया गया था। भारतीय पंथ निरपेक्षता पूरी तरह तटस्थ या उदासीन नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक सभी को उपासना पद्धति, उपासना गृह तथा उपासना की शैली को अपनाने की छूट दी गई है। इस प्रकार भारत की पंथ निरपेक्षता पश्चिम के पंथ निरपेक्षता से पूरी तरह अलग है। पंथ निरपेक्ष यानी पश्चिम की पंथ निरपेक्षता में राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, परंतु भारतीय पंथ निरपेक्षता राज्य तंत्र और संविधान
को यह शक्ति देती है कि वे धार्मिक अराजकता को रोक सकें। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि अन्य उपासना पद्धतियों का अपमान किया जाए। दर्शन दृश्य से बना है, अर्थात देख कर अनुभव लेना ही दर्शन है। जो धर्म जीवन के अनुभव से दूर हो वह धर्म नहीं, पाखंड है। अर्थात जो जीवन के अनुकूल ना हो वो पाखंड है। धर्म यदि जीवन शैली है तो दर्शन जीवन को देखने का नजरिया है। दर्शन देखना, जानना, पहचानना और समाज को उससे साक्षात्कार कराने का नाम है। धर्म सद्गुण को पहचानने की कला है तो दर्शन प्रामाणिक जीवन को जीने की कला है। जीवन और समाज दोनों चुनौतीपूर्ण है। धर्म और दर्शन दोनों समाज के लिए बेहद जरूरी हैं, परंतु यदि अंतर धार्मिकता या पाखंड आ जाए तथा प्रामाणिक जीवन की जगह अफवाह आ जाए तो जीवन चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है, जबकि भौतिकता माया है। ये 2 क्वेश्चन है। छप्पर छाने या मरम्मत करने का सही समय तभी होता है जब धूप खिली हो। तीसरा है, पहला देखते हैं अभी हम निबंध का प्रारूप समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों ना हो मन की। ये कुछ तरीके की पंक्तियां हैं। इसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन दर्शनों में इच्छा को त्यागने की बात की गई थी। गौतम बुद्ध ने भी यह माना था कि इच्छा सभी दुखों का कारण है। इन दर्शनों में इच्छा माया का पर्याय माना गया था। इनका तर्क था कि इच्छा से ही समाज का समूल नाश होता है तथा उसकी समरसता को खतरा पहुंचता है। भगवद गीता में भी फल की इच्छा किए बिना निष्काम कर्म के दर्शन की चर्चा की गई है। स्वाधीनता आंदोलन के समय गांधी जी और तिलक ने गीता को ही आदर्श माना। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय जनता का मनोबल कमजोर न पड़े, राष्ट्र की संगठनात्मक शक्ति बिखर न जाए, इस अर्थ में गीता को आदर्श बनाया गया। स्वाधीनता का लक्ष्य इतना सहज एवं शीघ्रगामी नहीं था, परंतु आज के आधुनिक व्यवस्था एवं भौतिकतावादी परंपरा में इच्छा को त्याग देना, स्वयं को तथा अपने मन को मार देना है। आज वही आगे बढ़ सकता है, सफल हो सकता है जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो तथा इसका मनोबल प्रबल हो। अर्थशास्त्र में आवश्यकता को प्रभावपूर्ण इच्छा का पर्याय माना गया तथा आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा गया। प्रभावपूर्ण इच्छा के 2 अर्थ हैं, क्रम शक्ति का होना और अर्थात आज के युग भौतिकतावादी दर्शन का है, इच्छा को पाल कर ही जीवन को संवारा जा सकता है, क्योंकि आधुनिक जीवन नाम, शोहरत, यश तथा अर्थ से संबंधित है। अतः यदि अति इच्छावान न होकर संतुलित इच्छाओं का पालन जरूरी है। निबंध 2, छप्पर छाने का सही समय तब देखो, जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है ना, वो ये क्वेश्चन नहीं, ये लिखे हुए हैं, पता नहीं कैसे लिखती हैं। छप्पर छाने का सही समय तब उचित होता है। सही समय भी उचित होता है, 2 शब्द उपयोग किया जा रहा है। निबंध के प्रारूप, दरवाजे बारात आई तो समझी कुम्हड़ा रोजे। इसमें लग रहा है कुछ न कुछ त्रुटियां बहुत ज़्यादा ही लग रही हैं। ठीक है, सत्य ही असत्य है और असत्य ही सत्य है। गणित ज्ञान का संगीत है। बाजार वाले
उपभोक्तावाद की इस दुनिया में असत्य को सत्य की तरह परोसा जाता है। अधिकतम लाभ कमाने के लिए बाजारवाद के इस युग में अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। सांच कहाँ जो मारा न धावे, झूठ जग पतियाना। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, है ना। ऊंची दुकान फीके पकवान। निबंध 2 गणित ज्ञान का संकेत। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आस्की का वो जमाना याद है। कविता के कम से कम शब्दों में सशक्त भावनाओं का समावेश करते हुए भावनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, फिर चाहे वह लय ताल में बंधी हो या मुक्त छंद में। गणित ज्ञान का संगीत है। इसमें समीकरण बनाते समय एक पक्ष को दूसरे पक्ष के साथ बराबर सिद्ध करना होता है। इस समीकरण को प्रमाणित करना होता है। जहाँ गणित में गणना की जाती है, वहीं संगीत में लय, तुक और छंद का समावेश होता है, जो उसे बांधता है और पूर्ण बनाता है। आतंकवाद, कृषि एवं विविध मुद्दे। वाद का अर्थ विचारधारा से है। जैसे कि गांधीवाद महात्मा गांधी की विचारधारा को दर्शाता है, मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स की विचारधारा को दर्शाता है। इसी तरह अन्यवाद भी अपने नाम के पीछे विचारधारा को प्रस्तुत करता है। आतंकवाद, आतंक भयाक्रांत मन या डरे हुए कायर समाज या व्यक्ति का दूसरे को डराने का साधन मात्र है। आतंकवाद कभी भी उदार समाज या उदार व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकता। आतंकवाद निष्ठुर मनुष्य मन या मानव मन की निष्ठुरता का परिचायक है। आतंकवाद कभी भी धर्म से प्रेरित नहीं होता। यह बात अलग है कि धर्म की गलत व्याख्या या धार्मिक असहिष्णुता आतंकवाद को संरक्षण दे सकती है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार अतिशय धार्मिकता मानवता के लिए खतरा है। अर्थात आतंकवाद कभी भी सभ्य समाज व उसकी जीवन शैली में नहीं पनपता। ये है कुछ विचारकों का दृष्टिकोण। कुछ विचारकों का मानना है कि समाज शुरू से ही दो शक्तियों में विभाजित रहा है। पहला, कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव सभ्यता का इतिहास शुरू से ही वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। आरंभ से ही न्याय, मानवता, सत्य तथा धर्म को अन्याय, अमानवीयता, असत्य तथा अधर्म के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा है। अर्थात जब तक संसार में दोनों शक्तियों का अस्तित्व रहेगा, तब तक अन्याय एवं न्याय का संघर्ष चालित रहेगा और अन्यायी सत्ता ही आतंकवाद को जन्म देती है। संबंधित विचारकों ने यह माना कि सामाजिक एवं आर्थिक विषमता सभी सामाजिक समस्याओं का मूल है। आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद का मुख्य कारण विषमता ही है। रामधारी सिंह दिनकर का एक कथन क्या है? चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। यह पंक्ति बताती है कि जब न्याय नहीं मिलता तो लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह पंक्ति बताती है कि पाशविकता जब खटक उठा लेती है तो आत्मबल उसके सम्मुख बौना और लाचार हो जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इसके बारे में इतना ज़्यादा है ना, ये कुछ गलत भी हो सकता है। मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये टाइपिंग की हुई है। टाइपिंग में जो भी चीज़ें होती हैं वो गलत हो सकती हैं। इस प्रकार वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद कूड़ है। इसका समाधान कभी भी
प्रतिहिंसा या संहार से नहीं हो सकता है। हिंसा और घृणा आतंकवाद के दो सशक्त पंजे हैं। प्रेम, मानवता और घर वापसी के द्वारा ही आतंकवाद को रोका जा सकता है। सोशल मीडिया, राजनीति, धर्म, विज्ञान, इन सबको मानवीय दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए सोशल मीडिया को अफवाह के प्रति कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वर्तमान में आवश्यक हो गया है कि विज्ञान आत्मरक्षा से चालित हो, राजनीति धर्म एवं जाति से ऊपर उठकर कार्य करे और तथा धर्म अपने आपसी मर्म को पहचाने। कृषि अर्थव्यवस्था। भारत गांवों का देश है। गांवों का देश है। ग्रामीण व्यवस्था की दो ही आधार, कृषि और पशुपालन। आधुनिक अर्थव्यवस्था में पशुपालन को कृषि का ही अंग माना गया है। आज भी भारत की जनसंख्या का लगभग 2/3 हिस्सा कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। आबादी आज़ादी के समय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 59% था, जबकि वर्तमान में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 17 होने के बावजूद भी कृषि ने यह प्रमाण दे दिया है कि आज भी कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य एवं सशक्त माध्यम है, क्योंकि जब कोविड महामारी के दौरान अन्य साधन विफल हो गए, तब कृषि ने न केवल आजीविका की भूमिका निभाई बल्कि प्राण रक्षा का माध्यम बनकर उभरी। कोविड-19 के दौरान अर्थव्यवस्थाओं के अन्य क्षेत्रों में 27% की गिरावट आई, तब भी कृषि में 3.4% की वृद्धि देखी गई। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय समाज एवं संस्कृति का आधारिक रूप कृषि आज भी है। कृषि में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे भारत कृषि में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान की। कृषि उपज विपणन समिति, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी योजनाएं कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाई गई, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके और वे बिचौलियों से बच सकें। कृषि का उपयोगी और स्वार्थवर्धक बनाने के लिए उपाय। जैविक कृषि अपनाई गई। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाए। कृषि को शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए कृषि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। वैज्ञानिक तकनीकों से कृषि की जाए। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाए। किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे नई तकनीकों का उपयोग कर सकें। कृषि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाए। कृषि उत्पादों का संरक्षण किया जाए। भारतीय कृषि अभी भी मानसून पर आधारित है। ऐसे में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की जाए। इसके लिए कृषि के लिए ऑपरेशन गारलैंड की शुरुआत की गई। आदर्श के अनुरूप यथार्थ नहीं होता, परंतु उसकी पुष्टि करता है। आदर्श एक कला समझने की कोशिश करते हैं। आदर्श के अनुरूप यथार्थ नहीं होता, परंतु उसकी पुष्टि करता है। आदर्श एक कल्पना और सपना होता है जो हमें बताता है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्या ठीक है, क्या बनना चाहते हैं और कैसे बनना चाहते हैं। अर्थात आदर्श भविष्योन्मुखी होता है।
यथार्थ दूसरी ओर वास्तविकता है। यह जीवन की वास्तविकता वास्तविक स्थिति है जो जैसी है वैसी है। यह हमारे आपस की दुनिया है जिसमें हम रहते हैं और काम करते हैं। यथार्थ हमें बताता है कि हम कहाँ हैं और हमें क्या करना होगा ताकि हम अपने आदर्श को प्राप्त कर सकें। आदर्श और यथार्थ के बीच अंतर। आदर्श और यथार्थ के बीच बड़ा अंतर है। आदर्श सपना है बल्कि ये वास्तविकता है। आदर्श हमें बताता है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं, जबकि यथार्थ हमें बताता है कि हम कहाँ हैं और हमें क्या करना होगा। आदर्श को यथार्थ में बदलने के लिए निम्नलिखित बातें हैं। पहला, रणनीति। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनानी होगी। हमें अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी। लगनशीलता। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगनशील होना होगा। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ होना होगा। दृढ़ इच्छा। मेहनत। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा के साथ निरंतर प्रयास करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आदर्श और यथार्थ के बीच संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। आदर्श हमें प्रेरित करता है जबकि यथार्थ हमें वास्तविकता की जानकारी देता है। आदर्श को यथार्थ में बदलने के लिए हमें मेहनत, रणनीति, लगनशीलता, दृढ़ इच्छा और भविष्य के लक्ष्य के अनुरूप काम करना होगा। अब दूसरा निबंध का टॉपिक है सत्य विवेक को खोज निकालता है। विवेक एक ऐसी मानसिक क्षमता है जो हमें सत्य और असत्य के बीच अंतर समझने में मदद करती है। यह हमें तुलनात्मक ज्ञान प्रदान करती है जिससे हम वस्तुनिष्ठता के साथ निर्णय ले सकते हैं। विवेक हमें सत्य को खोज निकालने में मदद करता है। विवेक हमें वस्तुनिष्ठ ये सारी चीज़ें। रूढ़िवादी नैतिकता से पूरी तरह आधुनिक जीवन यापन नहीं किया जा सकता। रूढ़िवादी नैतिकता पारंपरिक और प्राचीन मूल्यों पर आधारित होती है जो समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त नहीं हो सकती। आधुनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति ने नए मूल्यों और नैतिकता की आवश्यकता को जन्म दिया है। विज्ञान और धर्म का सामंजस्य आवश्यक है, यानी मानवीय मूल्यों की रक्षा की जा सके। संविधान को धर्म और विज्ञान दोनों के मूल्यों को शामिल करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। धर्म जो विज्ञान सम्मत हो, विज्ञान जो धर्म के मानवीय मूल्यों पर की रक्षा करे तथा संविधान धर्म एवं विज्ञान के सामंजस्य करे। विज्ञान जीवन के लिए आवश्यक है परंतु अतिशय विज्ञान जीवन घाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण या अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विज्ञान खोजता है और प्रौद्योगिकी अपनाती है। अर्थात विज्ञान हमें प्रकृति और आसपास के परिवेश के बारे में जानने में मदद करता है, जबकि प्रौद्योगिकी विज्ञान के आविष्कारों को व्यावहारिक रूप में लागू करने में मदद करती है। हालांकि अतिशय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारे लिए घातक हो सकता है। महात्मा गांधी ने कहा कि अतिशय विज्ञानवाद मानवघाती है क्योंकि यह बाजारवाद और उपभोक्तावाद को बढ़ावा देता है। जयशंकर प्रसाद ने भी प्रकृति की शक्ति को पहचानने की बात कही, जबकि रामधारी सिंह दिनकर ने भी विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी। विज्ञान और प्रकृति का उपयोग हमें सुविधाजनक बनाने में मदद करता है, लेकिन इसका अतिशय उपयोग हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग सावधानी से करना चाहिए तथा मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मानवीय मूल्यों और धर्म से चालित होने की आवश्यकता है। यही सतत विकास है जो हमें एक सुखी और संतुलित जीवन की दिशा में कदम बढ़ाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसका अतिशय हमारा उपयोग हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। इससे हम एक सुखी और संतुलित जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। निबंध में पूछे जाने वाले संभावित टॉपिक साहित्य, नारी शक्तिकरण, प्रकृति पढ़ना, धर्म दर्शन, विज्ञान, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कृषि है।
थैंक यू।